हेलो माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आपका डीडी जेई का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, बस आने ही वाला है। 3 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। उसकी तैयारी आपकी अच्छे से चल रही होगी। उस तैयारी में चार चांद लगाने के लिए जो हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया है, ये प्रोग्राम पहले भी चल रहा था, बीसीटी के प्रोग्राम फॉर डीडी जेई। अभी जो मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया है वो है क्वेश्चंस का। पहले हमने थ्योरी के साथ क्वेश्चंस डील किए थे, अब हम केवल क्वेश्चंस को डील करेंगे। लास्ट टाइम में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का कंबाइंड एग्जाम होने वाला है। आधे क्वेश्चन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के होंगे और आधे क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के होंगे। इसमें सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को मैकेनिकल बहुत कम आती है, ना के बराबर आती है, और मैकेनिकल इंजीनियर को इलेक्ट्रिकल ना के बराबर आती है। तो हमें लास्ट टाइम में इस पेपर को अच्छा करने के लिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना जरूरी है। जो मैं आपके साथ आज कुछ क्वेश्चंस को साझा करूंगा, जो कि थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट से होंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के। मैकेनिकल इंजीनियर के लिए तो बेनिफिट है ही, साथ साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को भी इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये क्वेश्चंस बहुत बेसिक क्वेश्चंस होंगे जो यहाँ से डीडीए जेई में पूछे जा सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन लगातार पूछे भी गए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी होंगे। प्रीवियस ईयर पेपर को हमने एनालाइज किया है, उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चंस बनाए हैं जो पूछे जा सकते हैं। आप सभी को अच्छे से मालूम होगा, क्योंकि पेपर में सेलेक्ट होने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल के क्वेश्चन दोनों साथ साथ करने होंगे, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। मैं आपके साथ दोबारा बता दूं, थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट को डील करूंगा आज। थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस और किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बीसीटी के प्रोग्राम का क्या मेन फायदा होता है? बिल्ड कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस। बीसीटी का मीनिंग क्या होता है? बिल्ड कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस। क्वेश्चंस के थ्रू हम कंसेप्ट को बिल्ड करेंगे। हम एक क्वेश्चंस में 4 ऑप्शन को डील करेंगे, उन 4 ऑप्शन से क्या क्या और क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी डील करेंगे, या फिर उस क्वेश्चन से उस क्वेश्चंस के जैसा और भी जो कोई क्वेश्चन बन सकता है, कुछ लैंग्वेज चेंज करके, उसको भी मैं साथ साथ आपको बताता चलूंगा। आपको ये वीडियोस बहुत तरीके से देखने हैं। आप लिख लिख के याद करें, वीडियोस को देखें, क्वेश्चंस को लिखें, क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप देखें, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा जब आप मेन एग्जाम दोगे। जैसे प्रीवियस ईयर के बीसीटी के प्रोग्राम को आप उठा के देखें, चाहे वो राजस्थान इंजीनियरिंग सर्विसेज के हों, या आरएसएम एसएसबी के जो जेई के एग्जाम हो रहे हैं उनका बीसीटी क्यू हो, या एसएससी का बीसीटी क्यू हो, या ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी के हम बीसीटी के प्रोग्राम लास्ट में बच्चों के प्रैक्टिस को बूस्ट करने के लिए लेके आते हैं, और वो बच्चों के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हुए हैं। तो इसी संदर्भ में मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं थर्मोडायनेमिक्स का। हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? थर्मो। थर्मो का मैं टॉपिक देख रहा हूं। थर्मो में हम जो भी यहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं, थर्मो का मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में थर्मो बोलते हैं, नाम होता है थर्मोडायनेमिक्स। यस और नो? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स। तो मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं, बहुत बेसिक क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन, समझने की कोशिश करना। When neither mass nor energy is allowed to cross the boundary of the system, it is then called। हमने कहा सिस्टम की बाउंड्री से ना तो मास क्रॉस कर रहा है, ना ही एनर्जी क्रॉस कर रही है। अब ये सिस्टम और बाउंड्री क्या होती है? देखो, वह वह एक हम सिस्टम डिनोट करेंगे जहां पर हमारी स्टडी फोकस्ड होती है। वह पॉइंट, वह स्थान, वह जगह जहां पर हमारी स्टडी फोकस्ड होती है, उसको हम सिस्टम कहते हैं। और उस सिस्टम को जो सराउंडिंग से, भाई वो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में रखा हुआ है, सराउंडिंग से जो उस सिस्टम को कोई दीवार, कोई लाइन, कोई पार्टीशन अलग कर रहा होता है, वो उसका बाउंड्री होता है। ये हो गया बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। यस और नो? ये क्या हो गया? बाउंड्री। बाउंड्री के अलावा सब कुछ क्या होता है सर? सराउंडिंग। मैं थोड़ा थोड़ा बेसिक दे रहा हूं। वह पॉइंट, वह स्थान, वह जगह जहां पर हमारी स्टडी फोकस्ड होती है। अगर मैं इस कमरे की बात करूं तो ये कमरे पर मैं स्टडी कर रहा हूं, तो ये कमरा मेरे लिए सिस्टम होगा। जो दीवार इसको बाहर वाले एटमॉस्फेयर से अलग कर रही हैं, वो इसका बाउंड्री हो जाएगा। और बाउंड सिस्टम को छोड़कर सब कुछ क्या होता है? बाउंड्री होता है। ठीक है सर? हमने यहां से कहा ये बाउंड्री हो गया। इस बाउंड्री से ये कह रहे हैं ना तो मास क्रॉस कर रहा है, मास
मास क्रॉस नहीं कर रहा है, ना ही एनर्जी क्रॉस कर रही है, ना ही एनर्जी क्रॉस कर रही है। तो इस प्रकार का जो सिस्टम होता है उसे हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। ना तो मास ट्रांसफर हो रहा हो, ना ही एनर्जी ट्रांसफर हो रही हो, वो होता है आइसोलेटेड सिस्टम। तीन प्रकार के मेरे पास सिस्टम होते हैं सर। किस किस प्रकार के, कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। एक होता है ओपन सिस्टम, जैसा आपको नाम दिख ही रहा है, आप समझ रहे होंगे, ओपन सिस्टम। दूसरा होता है क्लोज सिस्टम, नाम से आप आसानी से समझोगे। ओपन सिस्टम क्या होता है? ओपन, जिसमें मास भी ट्रांसफर हो जाएगा और एनर्जी भी ट्रांसफर हो जाएगी। मतलब मास ट्रांसफर इज डन, एनर्जी ट्रांसफर इज डन। एंड क्लोज सिस्टम इज व्हाट? क्लोज सिस्टम में मास ट्रांसफर तो नहीं होगा, लेकिन एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है। क्लोज सिस्टम में मास ट्रांसफर तो नहीं होगा, लेकिन एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है। एंड थर्ड सिस्टम इज द आइसोलेटेड सिस्टम। थर्ड सिस्टम क्या है सर? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो मास ट्रांसफर होगा, ना ही एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और यही यहां पर पूछा हुआ है। हमने कहा कि यहां से आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आइसोलेटेड सिस्टम। अब ऑप्शन में यूनिवर्स और बैठा हुआ है, यहां से बच्चों को कंफ्यूजन होगा। हमने कहा यूनिवर्स आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल है, इन्होंने सिस्टम पूछा है। अगर एग्जाम्पल पूछता तो हम एग्जाम्पल आंसर करते हैं, इन्होंने क्या पूछा है? कौन सा सिस्टम होगा? वो क्या होगा? आइसोलेटेड सिस्टम होगा। आइसोलेटेड सिस्टम के और भी एग्जाम्पल होते हैं, इसलिए मैं एग्जाम्पल को करेक्ट नहीं मानूंगा, जो इन्होंने पूछा है उसको मैं करेक्ट मान रहा हूं। आंसर मेरा हो जाएगा बॉम्बे बी। इसके कुछ एग्जाम्पल भी होते हैं, उनको मैंने लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से समझना क्या है। हमने कहा कि टाइप्स ऑफ सिस्टम, एनर्जी ट्रांसफर, मास ट्रांसफर और एग्जाम्पल। ठीक है, यहां से प्रॉब्लम बन सकता है। एक प्रॉब्लम वो रहा जो हमने तीन प्रॉब्लम में डील किया है। ओपन सिस्टम को भी पूछ सकता है, क्लोज सिस्टम को भी पूछ सकता है, और आइसोलेटेड सिस्टम को भी पूछ सकता है। ओपन सिस्टम में अगर मैं बात करूं ओपन सिस्टम की, ओपन सिस्टम में मास ट्रांसफर होगा, यस। एनर्जी ट्रांसफर होगा, यस। एनर्जी ट्रांसफर भी हो रहा है, मास ट्रांसफर भी हो रहा है। एग्जांपल क्या होगा? पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विद वॉल्व। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विद वॉल्व, यस और नो? पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विद वॉल्व। दूसरा है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में मास ट्रांसफर नहीं होगा, एनर्जी ट्रांसफर होगा, यस। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वॉल्व, अगर वॉल्व को हटा दूं तो मास ट्रांसफर नहीं होगा, केवल एनर्जी ट्रांसफर होगा। एनर्जी क्या है? हीट ट्रांसफर हो रहा है, वो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है जी, हीट ट्रांसफर हो रहा है, वो क्या हो रहा है? एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। जैसे ये मेरे पास क्या है? एक ग्लास है, इसके अंदर मैंने चाय डाल दिया, कॉफी डाल दिया। अब इस गिलास को मैंने इस तरह से रखा हुआ है, यहाँ से मास भी ट्रांसफर हो सकता है और एनर्जी ट्रांसफर भी हो रहा है। अब इसको मैंने यहाँ से बंद कर दिया, यहाँ से बंद कर दिया, तो यहाँ से ये वाला सरफेस गर्म हुआ ना, बाहर का एटमॉस्फेयर ठंडा है इसके कंपैरेटिवली, तो यहाँ से हीट ट्रांसफर कहाँ होगा? एटमॉस्फेयर में। तो यहाँ पर अब मास ट्रांसफर तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ऊपर से बंद है। भाप बन के कुछ उड़ रहा है क्या? नहीं उड़ रहा, ना कुछ आ सकता है ना कुछ जा सकता है, क्योंकि मास ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन ये हीट है, ये ट्रांसफर हो रही है, क्योंकि ये गर्म हो रहा है ना ग्लास, ये ग्लास गर्म होगा तो हीट ट्रांसफर होगा, तो हीट यहाँ से ट्रांसफर हो रही है, तो ये ओपन सिस्टम के लिए, ओपन सिस्टम की तरह बिहेव करेगा। अगर इस ग्लास को मैं यहाँ से बंद कर दूं और इसको पूरी तरह से इंसुलेट कर दूं, इंसुलेट का मतलब जैसे थर्मस बना दूं मैं इसको, थर्मस होगा, तो थर्मस में क्या होता है? ना तो एनर्जी ट्रांसफर होता है, ना ही मास ट्रांसफर होता है। एनर्जी ट्रांसफर का मतलब हमने कहा विद इन 24 आवर या 12 आवर के लिए थर्मस की क्वालिटी है कि 12 घंटे तक जो चीज ठंडा है तो ठंडा रहेगा, गर्म है तो गर्म रहेगा। तो इंसुलेशन होने के बाद ये आइसोलेटेड सिस्टम की तरह बिहेव कर सकता है। इंसुलेटेड होने के बाद ये आइसोलेटेड सिस्टम की तरह क्या करता है? बिहेव करता है। नेक्स्ट है मेरे पास आइसोलेटेड सिस्टम, एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा, मास ट्रांसफर नहीं होगा। एग्जाम्पल क्या होता है? यूनिवर्स, थर्मस, एटसेट्रा। यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स का मतलब ब्रह्मांड। ठीक है, हमने कहा पूरा ब्रह्मांड में हम बैठे हुए हैं, पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ गतिविधियां हो रही हैं, सब कुछ, ब्रह्मांड के बाहर कुछ भी नहीं है, यूनिवर्स के बाहर कुछ भी नहीं है। तो मुझे बताओ कि सर द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज यूनिवर्स। ये है अपना यूनिवर्स। ठीक है, इस यूनिवर्स के बाहर कुछ है ही नहीं, तो कुछ ट्रांसफर होगा क्या? हमने कहा सर कुछ भी नहीं होगा। जब कुछ है ही नहीं तो बाहर जाएगा क्या? जो कुछ है ही नहीं तो बाहर जाएगा क्या? कुछ नहीं जाएगा। कुछ नहीं जाएगा तो यूनिवर्स के बाहर ना तो मास जाएगा, नहीं एनर्जी जाएगा। तो परफेक्ट एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज यूनिवर्स। बाकी थर्मस भी इसका
एग्जाम्पल है। ठीक है जी, जैसे ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम के और एग्जाम्पल आपको समझाऊं, बेसिक से आप समझने की कोशिश करना कि जैसे आप प्रेशर कुकर है, आपका प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर पीरियोडिकली काम करता है, पीरियोडिकली ओपन सिस्टम होता है, पीरियोडिकली क्लोज सिस्टम की तरह बिहेव करता है। जब उसकी सीटी बजती है तो मास ट्रांसफर हो रहा है, मास ट्रांसफर हो रहा है, तो मास ट्रांसफर और एनर्जी ट्रांसफर दोनों हो रहे हैं, क्योंकि सीटी कैसे बजी, हमने हीट दिया, तो हीट दिया तो एनर्जी का ट्रांसफर तो हो ही गया, एनर्जी का ट्रांसफर तो हो ही गया। अब जब सीटी बजने लगी तो मास ट्रांसफर भी हो गया, सीटी बजने लगी तो मास ट्रांसफर भी हो गया है। तो जब सीटी बजने लगी तो ओपन सिस्टम की तरह बिहेव करता है, और जब सीटी क्लोज है तो ये क्लोज सिस्टम की तरह बिहेव करने लगता है, क्योंकि उस समय सीटी क्लोज है, मतलब पूरी तरह से क्लोज है, मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है, केवल एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। एनर्जी ट्रांसफर का मीनिंग आप समझ लीजिए कि एनर्जी ट्रांसफर का मतलब क्या हो गया, हीट का ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं है। ठीक है सर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखो, बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा सकता हूं क्योंकि हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए जितना पॉसिबल हो सके उतना मैं समझाने की कोशिश करूंगा, और बहुत ज्यादा डिटेल में समझाने के लिए क्लास को अटेंड करना पड़ता है। देखो, नेक्स्ट मैं प्रॉब्लम देख रहा हूं, विच वन ऑफ फॉलोइंग गैस हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ करेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। करेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट की हाईएस्ट वैल्यू कौन से गैस की होगी। हमने कहा पहले तो हमें ये समझे कि करेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट होता क्या है। करेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कितना होता है, ये फिक्स वैल्यू है 8.314, यस और नो, ये फिक्स वैल्यू है। अब मैंने कहा कि करेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट क्या पूछा है इन्होंने, मैक्सिमम या मिनिमम, इन्होंने पूछा है द हाईएस्ट वैल्यू, मतलब मैक्सिमम वैल्यू किसकी होगी भाई, जिसका ये मॉलिक्यूलर वेट, ये मॉलिक्यूलर वेट अगर कम से कम होगा, जिस जिस गैस का ये मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होगा, उसका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सॉरी करेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू तो क्या है, फिक्स वैल्यू है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का मतलब होता है दुनिया की सभी, यूनिवर्स हो गया ना, यूनिवर्सल हो गया, दुनिया की सभी गैसेस के लिए जो कांस्टेंट है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। करेक्टरिस्टिक मतलब विशेष प्रकार का कांस्टेंट, जो अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग होगा, ऑब्वियसली अलग अलग होगा, अलग अलग गैसेस का मॉलिक्यूलर वेट भी तो अलग अलग होता है। मैंने यहां से कहा नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, नाइट्रोजन N2, और कार्बन N2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 14 14 28, यस और नो। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, CO2 का कितना हो जाएगा, 12 प्लस 16 दूना 32, ऑक्सीजन का 32 ये होगा 44। ठीक है जी, ऑक्सीजन 16, दो हैं तो 32 हो गया। और सल्फर डाइऑक्साइड का कितना हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 इज 32, सल्फर 32 प्लस 32 इज इक्वल टू 64, एंड ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा O2, O2 का मतलब 32। ठीक है सर, अब बताओ इसमें सबसे कम किसका है, हमने कहा 28, और नाइट्रोजन का सबसे कम है मॉलिक्यूलर वेट। अगर नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है, N2 का कितना है यहाँ पर 28, तो इसका करेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट सबसे ज्यादा होगा, तो करेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट ऑफ नाइट्रोजन इज हाईएस्ट वैल्यू। हमने कहा कि सर ऑप्शन यही रहेंगे कि नहीं, कुछ भी बदल सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना आना चाहिए जैसे हमने निकाला है। आपने कक्षा 11th में, 12th में, 10th में आवर्त सारणी याद की होगी, वहां से हम मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं देख रहा हूं, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, यहां ध्यान से देखना। ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस के दौरान द प्रेशर P of a fixed mass of an ideal gas change by dp, dp चेंज हो गया मतलब डेल p चेंज हो गया है, एंड इट्स वॉल्यूम b इज चेंज बाय db, इसका वॉल्यूम dv चेंज हो गया है। द वैल्यू ऑफ db अपॉन b इज गिवन बाय, db अपॉन b वैल्यू कितनी होगी, ऑप्शन दे रखे हैं ये, इन ऑप्शन में हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, मैंने यहां से कहा, मैंने यहां से कहा कि ये जो प्रोसेस है वो है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस को क्या होती है, पी वी की पावर गामा इक्वल टू सी, पी वी की पावर गामा इक्वल टू सी एडियाबैटिक प्रोसेस होती है। इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं, अवकलन कर दूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा पी, इसका अवकलन क्या होगा गामा, आगे आ गया बी की पावर गामा -1 इंटू डी बी, यस और नो, प्लस वी की पावर गामा, और ये क्या हो गया
dp बराबर 0। ये हो गया मेरे पास इसका अवकलन डिफरेंशिएशन। इसको मैंने b से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको मैंने चलो पहले से कर देता हूं, p गामा v की पावर गामा माइनस 1 dv बराबर माइनस v की पावर गामा इंटू dp। दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने? मल्टीप्लाइड बाय b एंड मल्टीप्लाइड बाय b से मल्टीप्लाई कर दिया है। जब b से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब देखो ध्यान से देखना, b की पावर गामा माइनस 1 इंटू वी की पावर 1। अब 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? b की पावर गामा, क्योंकि घातें आपस में जुड़ती हैं, एक में -1 जुड़ेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर बचा b की पावर गामा, तो यहां पर बचा p गामा b की पावर गामा db बराबर माइनस v की पावर गामा dp इंटू b की पावर गामा से b की पावर गामा कैंसिल, तो हमें क्या निकालना है? db अपॉन b, ये निकालना है। तो ये b मैं इधर ले आया, db अपॉन b, तो ये क्या हो गया? dp अपॉन p माइनस के इंटू 1 अपॉन गामा। देखो ये ऑप्शन है क्या कोई? 1 अपॉन गामा dp अपॉन p। आंसर बी इज करेक्ट, आंसर बी हो जाएगा करेक्ट। कोई समस्या? db अपॉन b पूछा है जो मैंने यहां से निकाल दिया। जो पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को बदल देंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखना चाहता हूं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? फॉर एन इरिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक साइकिल, इरिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक साइकिल के लिए कौन सा यहां से वैलिड है, कौन सा ऑप्शन सही है? इरिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक साइकिल के लिए यहां से आप केवल याद कर लें, ये अगर डेल क्यू बाई टी बराबर 0 है तो ये हो जाएगा रिवर्सिबल। यस और नो? अगर डेल क्यू बाई टी बराबर 0 है तो क्या होगा? रिवर्सिबल। अगर डेल क्यू बाई टी लेस देन 0 है तो ये हो जाएगा इरिवर्सिबल। क्या हो जाएगा? इरिवर्सिबल साइकिल। यदि डेल क्यू बाई टी ग्रेटर देन 0 है, दिस इज इम्पॉसिबल। यस और नो? ये क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल। तो ये 3 प्रॉब्लम यहां से बन सकते हैं। उनमें से इन्होंने क्या पूछ लिया है? रिवर्सिबल साइकिल, इरिवर्सिबल साइकिल के लिए, इरिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक्स साइकिल के लिए। इरिवर्सिबल साइकिल के लिए लेस देन 0 होना चाहिए, तो डेल क्यू बाई टी इज लेस देन 0। अगर आपसे पूछता, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं बैठ रहा है, अगर इम्पॉसिबल के लिए पूछता तो ये रहा। यस और नो? अगर डेल क्यू बाई टी बराबर 0 है तो रिवर्सिबल, डेल क्यू बाई टी लेस देन 0 है तो इरिवर्सिबल मतलब पॉसिबल, डेल क्यू बाई टी ग्रेटर देन 0 है वो क्या? इम्पॉसिबल, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट मैं देख रहा हूं, हीट सप्लाइड टू ए सिस्टम इक्वल टू द वर्क डन इन केस ऑफ नॉन फ्लो प्रोसेस कैरिड आउट। हमने कहा कौन सी ऐसी प्रोसेस है, कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसमें हीट सप्लाइड वर्क डन के बराबर होगा। हमने कहा प्रोसेसेस कितने प्रकार की होती हैं? प्रोसेस हमारे पास 5 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, नंबर 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, नंबर 3 कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस T बराबर C, नंबर 4 एडियाबैटिक प्रोसेस। नंबर 4 क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस। जैसे अभी हमने देखा था एडियाबैटिक, एडियाबैटिक क्या हो जाएगा? PV की पावर गामा बराबर C। नंबर 5 हमारे पास प्रोसेस होगा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। क्या होगा? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होगा पीवी की पावर n इक्वल टू सी। ये हमारे पास पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होगा। अब ये पूछना चाह रहा है इनमें से कौन सी प्रोसेस होगी, जैसे यहां से लिखा है आइसोकोरिकली प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस को बोलते हैं हम कांस्टेंट वॉल्यूम। आइसोकोरिक मतलब आइसोकोरिकली का मतलब क्या हो गया? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। आइसोबारिकली, आइसोबारिकली का मतलब आइसोबारिक का मतलब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। आइसोथर्मली का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, और एडियाबैटिकली का मतलब है क्या? एडियाबैटिक प्रोसेस। चलो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल क्यू बराबर du प्लस डेल डब्ल्यू, du प्लस डेल डब्ल्यू। ये क्या होता है? डेल क्यू हीट ट्रांसफर। इन्होंने यही पूछा है नॉन फ्लो सिस्टम में हीट सप्लाई। यस और नो? ये है हीट ट्रांसफर, ये है इंटरनल एनर्जी, और ये क्या होता है?
ये क्या होता है? वर्क डन। हम जानते हैं इंटरनल एनर्जी du बराबर होता है mc v dt। अब dt का मतलब क्या हो गया? m c b। dt का मतलब क्या हो गया? T2 माइनस T1। अब भैया आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर T1 बराबर क्या होगा? T2। और टेम्परेचर T1 बराबर T2 है तो ये दोनों इसमें से सेम सेम वैल्यू है, जब माइनस होगी तो क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये वैल्यू क्या हो गया? जीरो। तो डेल क्यू बराबर क्या हो गया? डेल डब्ल्यू। हमने कहा आप क्लियर कट याद कर लेना, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि वर्क डन जितना मैं हीट सप्लाई दूंगा उतना मुझे वर्क डन मिलेगा। कब? जब प्रोसेस आइसोथर्मल हो। तो आइसोथर्मली आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आइसोथर्मली। कोई समस्या? क्या हो जाएगा? आइसोथर्मली। नेक्स्ट मैं प्रोसेस देख रहा हूं, नेक्स्ट मैं प्रॉब्लम देख रहा हूं। A heat engine is supplied with 278 kilowatt of heat at a constant fixed temperature 283 degree centigrade, and the heat reject takes place at 5 degree centigrade. The engine is reversible if the heat rejected in kilowatt is। तो किलोवाट में हीट रिजेक्टेड कितनी होगी? अब ये क्या बोलना चाह रहा है? ये बोलने चाह रहे हैं कि हमारे पास एक सिस्टम है, हमारे पास एक सिस्टम है, उसमें जो T1 टेम्परेचर है वो भाई साहब कितने हैं? T1 टेम्परेचर कितना है? 270 283 283 प्लस 273। यस और नो? 283 प्लस 273 कितना हो जाएगा? जीरो, 5 और 5, 550। 550 हो गया। ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि इस सिस्टम में यहां पर T1 होगा, यहां पर T2 होगा। T2 टेम्परेचर कितना दिया है सर? T2 टेम्परेचर इज 5 डिग्री सेंटीग्रेड। 5 डिग्री सेंटीग्रेड। 5 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना है, हमें केल्विन में यूज करेंगे तो 273, ये हो गया 278 केल्विन। क्या हो गया सर? 278 केल्विन। इसमें जो हीट सप्लाई है वो है 278। अब भैया हीट सप्लाई कहाँ दिखाओगे आप? ये रहा हीट सप्लाई, यहां पर होता है हीट सप्लाई, यह है 278 किलोवाट, और यहां से होता है हीट का रिजेक्शन, यहां हमें मिलता है वर्क डन। कोई समस्या? इन्होंने बोला है हीट रिजेक्शन कितना होगा। इन्होंने ये भी बोला है कि ये प्रोसेस क्या है? रिवर्सिबल है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, जो रिवर्सिबल प्रोसेस है उसके लिए जो एफिशिएंसी होगा वो क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? देखो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? टी एच माइनस टी एल अपॉन टी एच बराबर क्यू एच माइनस क्यू एल अपॉन क्यू एच। एच का मतलब हायर और एल का मतलब लोअर टेम्परेचर। अब भैया ये दोनों बराबर हो गए तो टी एच कितना है? टी एच कितना है? T1 माइनस T2 अपॉन T1 बराबर क्यू एस माइनस क्यू आर अपॉन क्यू एस। यही हो गया। तो अब देखो सर यहां से ये बन T1 कितना है? 550 550 माइनस 550 माइनस 278, ठीक है, अपॉन 550। चलो अच्छी बात है, इक्वल टू 278 माइनस हीट रिजेक्शन अपॉन 278। ये हमारे पास वैल्यू आई है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 278 में से अगर मैं यहां से देखूं, देखो कैलकुलेशन अगर मैं देखूं, 550 माइनस 278 डिवाइडेड बाई 550, दिस इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, तो इक्वल टू कितना हो गया? 278 माइनस हीट रिजेक्शन अपॉन 278। तो मेरे पास कितना हो जाएगा? 278 माइनस हीट रिजेक्शन बराबर 137। तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा? 278 माइनस 137 बराबर 13
139 के करीब, मतलब 140 के करीब। तो 139 हमारे पास ऑप्शन ये रहा। तो ये मेरे पास ऑप्शन हो गया। मैंने जल्दी की वजह से कैलकुलेटर यूज किया है, बाकी कैलकुलेटर यूज करने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। यहां से आप देखोगे तो 0.5 मिल रहा है, 0.5 मिल रहा है। जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आधा मिलेगा, इसका आधा इसमें से घटा दीजिए, मतलब 278 का आधा के लगभग बराबर आपका आंसर आएगा। तो वो क्या हो जाएगा, 139 या फिर 140। ठीक है सर। फॉर्मूला एक बार दोबारा बता दूं, एक बार मैं दोबारा बता देता हूं बेसिक। जब रिवर्सिबल साइकिल होती है, जब रिवर्सिबल साइकिल होती है उस समय टेम्परेचर लिमिट, टेम्परेचर लिमिट का फॉर्मूला मतलब टी हायर माइनस टी लोअर अपॉन टी हायर, और हीट सप्लाइड का जो फॉर्मूला होता है उसको हम सेम मान लेते हैं। क्या होता है, सेम होता है। तथा और ये क्या हो जाएगा, और आगे देखना हो तो वर्क डन अपॉन हीट एडिशन। हीट एडिशन आपको दिया है, अगर आपको वर्क डन पूछा है तो इस फॉर्मूले से हम वर्क डन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। भाई इन दोनों को उठा लीजिए, इससे क्लियर कर लीजिए, वर्क डन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, चलो और दोबारा मैं बता दूं, ये जो आपको फंक्शन मिल रहा है, यहां से इस थर्मोडायनेमिक्स जो डीडीए में आने वाले प्रॉब्लम हैं थर्मोडायनेमिक्स से, वो लगभग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व होंगे इससे। इसको आप समझ लेना, तो इससे सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लगभग सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं द प्रोसेस इन विच नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम इज कॉल्ड। वह प्रोसेस जिस प्रोसेस में ना तो सिस्टम में हीट आएगी ना हीट जाएगी, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें सिस्टम में ना तो हीट आती है ना ही हीट जाती है। अब यहां पर देखते हैं एडियाबैटिक ऑप्शन में है कि नहीं। हमारे पास है आइसेंट्रोपिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल। अब एडियाबैटिक तो है ही नहीं। देखो एडियाबैटिक जो प्रोसेस है, एडियाबैटिक जो प्रोसेस है उसको समझ लीजिए। जो एडियाबैटिक प्रोसेस है और रिवर्सिबल मानना पड़ेगा, मतलब पी वी की पावर गामा इक्वल टू सी। मतलब ना तो यहां पर हीट आएगा ना ही हीट जाएगा, ना तो अंदर हीट आएगा, मतलब इंसुलेटेड है, ना ही अंदर हीट बाहर हीट जाएगा। चूंकि हम जानते हैं, अब देखते हैं डी एस बराबर, डी एस होता है एंट्रोपी का चेंज, ये क्या होता है डेल क्यू अपॉन टी। यस और नो, ना तो हीट आ रही है ना ही हीट जा रही है, तो ये क्या हो गया जीरो। डी एस बराबर क्या हो गया सर, जीरो। तो एस वन एस टू माइनस एस वन बराबर जीरो, तो यहां पर क्या हो गया एस वन बराबर एस टू। एस वन बराबर क्या हो गया, एस टू हो गया। मतलब एंट्रोपी इज कांस्टेंट। जब एंट्रोपी कांस्टेंट होगा तो ये क्या होगा, आइसेंट्रोपिक। जो एडियाबैटिक प्रोसेस है उसको हमने रिवर्सिबल माना है, तो वो प्रोसेस क्या हो जाएगी, आइसेंट्रोपिक। तो आंसर क्या हो जाएगा, आइसेंट्रोपिक। क्या हो गया, आइसेंट्रोपिक। अगर आपके पास ऑप्शन में एडियाबैटिक नहीं है तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस हमेशा आइसेंट्रोपिक होती है, इसलिए हम आंसर क्या मानेंगे, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को आंसर मानेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम इन्होंने पूछा है ब्रिटन साइकिल कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ प्रोसेस। ब्रिटन साइकिल में कौन कौन से प्रोसेसेस के सेट होते हैं, मतलब ब्रिटन साइकिल किस तरह से बनाई जाती है। ब्रिटन साइकिल को समझने की कोशिश करें। ब्रिटन साइकिल क्या होती है, ब्रिटन साइकिल एक साइकिल है जो कि एयरक्राफ्ट में जो हम टरबाइन बनाते हैं उसमें काम में ली जाती है। सिंपल ब्रिटन साइकिल एयरक्राफ्ट के टरबाइन की साइकिल होती है, और रिवर्स ब्रिटन साइकिल एयरक्राफ्ट में एयर कंडीशनिंग की साइकिल होती है। अगर किसी सिंपल साइकिल का रिवर्स कर दिया जाए तो वो एयर कंडीशनिंग बनेगा, रेफ्रिजरेशन बनेगा। ब्रिटन साइकिल होता क्या है, ध्यान से समझ लीजिए। ब्रिटन साइकिल में ये प्रोसेस है एक, एक से दो, यहां बना देता हूं एक से दो, ये है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। और दो से तीन क्या है, दो से तीन, दो से तीन है कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। और तीन से जो चार होगा वो होगा आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। ये क्या हो जाएगा, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। ये प्रोसेस हो गई आइसेंट्रोपिक। जो अभी हमने देखा था प्रोसेस आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में भी दो होते हैं, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन और कंप्रेशन। ये हो गया एक्सपेंशन, और ये क्या हो गया, आइसेंट्रोपिक
कंप्रेशन। ये क्या हो जाएगा? हीट का रिजेक्शन, किसमें? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में। बताओ, यहां पर है आइसेंट्रोपिक और कांस्टेंट प्रेशर्स का कॉम्बिनेशन। दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हैं और दो ही कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? आइसोथर्मल एंड कांस्टेंट प्रेशर नहीं होगा। दूसरा है आइसेंट्रोपिक एंड कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं होगा। आइसोथर्मल एंड कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं होगा। आइसेंट्रोपिक एंड कांस्टेंट प्रेशर, हाँ ये होगा। दो तो आइसेंट्रोपिक हैं और दो कांस्टेंट प्रेशर हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल इज नॉट रिवर्सिबल साइकिल? निम्न में से कौन सी रिवर्सिबल साइकिल नहीं है? रिवर्सिबल साइकिल, हमने कहा कि जूल साइकिल जो होती है वो रिवर्सिबल साइकिल नहीं होती है। यहां पर देखो, कार्नोट साइकिल इज रिवर्सिबल साइकिल, डिक्सन साइकिल इज रिवर्सिबल साइकिल, स्ट्रिलिंग साइकिल इज रिवर्सिबल साइकिल, बट जूल साइकिल इज नॉट ए रिवर्सिबल साइकिल। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए बी सी डी, नहीं, नन ऑफ अबव हो जाएगा, क्योंकि ए है, ए बी और सी है, डी नहीं है। नन ऑफ अबव आंसर हो जाएगा, क्योंकि जूल साइकिल है वो इरिवर्सिबल साइकिल होती है और ये तीनों क्या हैं? रिवर्सिबल साइकिल है। ठीक है जी। The enthalpy of steam is defined as, enthalpy of steam is defined as, steam की enthalpy क्या होती है? हमने कहा enthalpy H is equal to U plus PV। क्या होगा? U plus PV। अब देखो, U is the internal energy, P is the pressure, B is the volume। yes or no? तो देखो पहला ऑप्शन देखते हैं, डिफरेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। हमने कहा ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर नहीं, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। हमने कहा ये सही है, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी का सम ये रहा प्लस, और प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम का गुणनफल और इंटरनल एनर्जी उसमें जोड़ दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा? हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है जी, U प्लस पीबी एंथैल्पी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, द वर्क डन रिक्वायर्ड फॉर ए कंप्रेशन इन क्लोज सिस्टम इंक्रीज व्हेन द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू बढ़ रही है, तो वर्क डन रिक्वायर्ड की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? देखो, अब मैं आपको समझाता हूं ये होता क्या है। ये मेरे पास एक पीवी डायग्राम है, ये क्या है? पीवी डायग्राम है। इस पीवी डायग्राम को अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो मेरे पास देखो, यहां से मैं प्रोसेसेस बनाऊंगा, यहां से मैं प्रोसेसेस बनाऊंगा। ये मेरे पास ये प्रोसेस हो गई, ये प्रोसेस हो गई, ये प्रोसेस हो गई। जैसे जैसे मैं आगे की तरफ जा रहा हूं, देखो ऐसे बनाता हूं, एक मिनट, n की वैल्यू के साथ मैं ग्राफ बनाता हूं। ध्यान से समझने की कोशिश करना कि जो ये n की वैल्यू है, ये n की वैल्यू के साथ अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो n की वैल्यू अगर बढ़ रही है, n की वैल्यू यदि बढ़ रही है, तो n की वैल्यू यदि बढ़ रही है तो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी? वर्क डन की वैल्यू क्या होगी? ये मेरे पास P है और ये मेरे पास वॉल्यूम एक्सिस है। ठीक है, अगर मैं ऐसे देख रहा हूं, सॉरी, ऐसे देख रहा हूं, कंप्रेशन प्रोसेस देखूं, यहां से एक्सपेंशन देखूं, इस प्रोसेस से हम आसानी से समझ लेंगे। n बराबर क्या होगा? 0। ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। ठीक है, यहां पर यह है n बराबर 1, ये है आइसोथर्मल प्रोसेस। यहां n बराबर गामा,
ठीक है, ये बोल देता हूँ n बराबर गामा, ये बोल देता हूँ n बराबर n, ये है n बराबर n। अब मैं इसको दोबारा बता देता हूँ एक बार। जो ये n की वैल्यू है ये क्या है, पी वी की पावर k बराबर c, मैंने ये कह दिया। इससे मैं कंपेयर कर रहा हूं, जब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है P बराबर C, यही है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए K बराबर होगा 0। अगर मैं दूसरा प्रोसेस देखूं, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस PB की पावर PB बराबर C, यहां पर K बराबर क्या हो जाएगा 1, इस इक्वेशन से तुलना करो, K बराबर क्या हो जाएगा 1। तीसरी प्रोसेस की मैं बात करूं, वॉल्यूम बराबर कांस्टेंट, यहां पर K बराबर कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। चौथी प्रोसेस की मैं बात करूं, पी वी की पावर n बराबर c, तो यहां पर n के बराबर कितना हो गया n, के बराबर कितना हो गया n, जिसकी वैल्यू होती है 1.2 टू 1.3। ठीक है जी। और पांचवी प्रोसेस है मेरे पास एडियाबेटिक प्रोसेस, जहां पर के बराबर क्या हो गया गामा, जिसकी वैल्यू होती है 1.4। ठीक है सर, वैल्यू याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन ये रहे तुम्हारे सामने। कांस्टेंट प्रेशर के लिए के बराबर 0, आइसोथर्मल के लिए ये कौन सी है, इसका नाम भी लिख देता हूं मैं, है ना, ये है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ये है आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर। ये है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, और ये क्या है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। और ये है एडियाबैटिक प्रोसेस, ये क्या है एडियाबैटिक प्रोसेस है। हमारे पास इनकी अलग अलग वैल्यूज हैं। मैं अगर यहाँ पर देखूं, मैं यहाँ पर अगर इनकी वैल्यू लिखूं, तो मैंने यहाँ से लिख दिया कि n बराबर 0, मतलब अब k की जगह इन्होंने n बोल दिया, n बराबर 0, यहाँ पर n बराबर 1, भाई ये कौन सी आइसोथर्मल, यहाँ n बराबर 1.2, यहाँ पर n बराबर 1.4, यहाँ पर n बराबर इन्फिनिटी। चलो ठीक है। अब क्या हुआ, ये पूछ रहा है वर्कडन की वैल्यू। अब ये जो होता है, जैसे ये वाला एरिया, ये इस आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन है। जितना एरिया ज्यादा होगा उतना ज्यादा वर्क डन होगा। अगर मैं इस प्रोसेस के लिए वर्क डन देखूं, इस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए, अब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए ये वाला एरिया थोड़ा बढ़ गया है, तो इसका वर्क डन भी बढ़ गया है। अगर मैं और देखूं इस प्रोसेस के लिए n की वैल्यू n बराबर गामा के लिए, तो ये वर्क डन बढ़ गया। अगर यहां तक आ जाऊं तो इसके लिए वर्क डन की वैल्यू ज्यादा हो गई। प्रेशर एक्सेस पर मैंने देखा है, क्योंकि हम वॉल्यूम 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 जो बढ़ते हुए क्रम में जो वॉल्यूम का सबसे ज्यादा, कांस्टेंट वॉल्यूम का, ये इन्फिनिटी है, ठीक है जी, कांस्टेंट वॉल्यूम का सबसे ज्यादा होता है n की वैल्यू, तो इसमें वॉल्यूम एक्सेस में हमने देख लिया है। तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है, देखो n की वैल्यू 0 थी, यहां पर वर्कडन कुछ था ही नहीं, 1 पर थोड़ा वर्कडन था, फिर इससे ज्यादा वर्कडन है, फिर उससे ज्यादा वर्कडन है, फिर उससे ज्यादा वर्कडन है। जैसे जैसे मैं वर्कडन की वैल्यू को बढ़ा रहा हूं, जैसे जैसे मैं वर्कडन की जैसे जैसे मैं n की वैल्यू को बढ़ा रहा हूं, ऐसे वर्कडन की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो वर्कडन इज इंक्रीज। इन्होंने यही तो पूछा है, वर्क डन, वर्क रिक्वायर्ड फॉर द कंप्रेशन, कंप्रेशन के दौरान, सही है, कंप्रेशन के दौरान, ये कंप्रेशन प्रोसेस है ना, कंप्रेशन के दौरान वर्क डन कितना होगा जब n की वैल्यू बढ़ रही है। तो हमने कहा n की वैल्यू बढ़ेगी तो वर्क डन की वैल्यू भी बढ़ेगी कंप्रेशन के दौरान। ये कौन सी प्रोसेस है, कंप्रेशन, इसलिए हमने इस तरह से डायग्राम को बनाया है। कोई समस्या, कंप्रेशन के दौरान जब अगर n की वैल्यू बढ़ रही है तो वर्क डन की वैल्यू भी बढ़ेगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, ऑन a pressure volume diagram, the process line PV की पावर n बराबर c, as the value of n is increase will, अगर n की वैल्यू इंक्रीज होती है, चलो ठीक है, यहां पर हम सिंपल डायग्राम बना देते हैं P और V। तो n की वैल्यू इंक्रीज होती है तो ये y एक्सिस की तरफ जाएगा, x एक्सिस की तरफ जाएगा, फिर सेम रहेगा 40 डिग्री पर, 45 डिग्री पर इंक्लाइंड हो जाएगा। जैसे मैं यहां पर बना दूं, यस और नो, इस तरह से बना दो, वही प्रोसेस है। जब n की वैल्यू बढ़ रही है, जब n की वैल्यू बढ़ रही है, n बराबर 0, n बराबर 1, n बराबर 1.2, 1.3 बोल दो,
n बराबर 1.4, n बराबर इन्फिनिटी। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है, हम ये क्या हो गया x एक्सिस और ये क्या हो गया y एक्सिस, तो हम किधर जा रहे हैं, y एक्सिस की तरफ जा रहे हैं। जैसे जैसे n की वैल्यू, दूसरा क्वेश्चन है यहीं से पूछे जाने वाला, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है, वी आर कम क्लोजर टू द y एक्सिस, तो हम y एक्सिस की तरफ बढ़ रहे हैं। यस और नो? यहां भी आप देख लीजिए, जैसे जैसे यहां पर हम कंप्रेशन प्रोसेस में देख रहे हैं, ऐसा नहीं है, इसमें भी आप देखोगे जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी हम उधर की तरफ जा रहे हैं। यस और नो? हम बाई एक्सिस की तरफ जा रहे हैं। ठीक है जी। जैसे जैसे अब जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, तो ये पहले हम किधर थे, एक्स एक्सिस की तरफ, अब कहाँ जा रहे हैं, वाई एक्सिस की तरफ। अब सीधे कहाँ हो गए, वाई एक्सिस हो गए ना, वाई एक्सिस की तरह हो गए। तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है, इस डायग्राम में भी जैसे जैसे, इस डायग्राम को मैंने इस तरह से इसलिए बनाया आसानी से समझ पाए, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है हम वाई एक्सिस की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। तो अगर जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी हम किधर जा रहे हैं, y की तरफ जा रहे हैं, y एक्सिस की तरफ जा रहे हैं। सेम ये रहा x एक्सिस और ये रहा y एक्सिस, तो हम कहाँ जा रहे हैं, y एक्सिस की तरफ जा रहे हैं। चलो नेक्स्ट मैं प्रॉब्लम देख रहा हूं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, व्हाट डज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइंड। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसको डिफाइन करता है, तो यहां से तीन प्रॉब्लम बनेंगे, ध्यान से समझ लीजिए। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको जो डिफाइन करेगा वो डिफाइन करेगा टेम्परेचर को। किसको डिफाइन करेगा, टेम्परेचर को। ये क्वेश्चन बन सकता है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज डिफाइंड द इंटरनल एनर्जी। ये किसको डिफाइन करता है, इंटरनल एनर्जी, इसको हम डिफाइन करते हैं डी से। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज डिफाइंड द एंट्रोपी। ये किसको डिफाइन कर रहा है सर, एंट्रोपी को। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन्होंने पूछा है तो आंसर हो गया एंट्रोपी। अगर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूछेगा तो टेम्परेचर, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूछेगा तो इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। निम्न में से कौन सी इरिवर्सिबल प्रोसेस है। हमने कहा इरिवर्सिबल प्रोसेस कौन कौन सी, देखो आइसोथर्मल प्रोसेस इज रिवर्सिबल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल होती है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। ठीक है जी। थ्रॉटलिंग प्रोसेस इज हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस। नैरो रेस्ट्रिक्टेड पैसेज से जब फ्लो हो रहा होता है उसे हम थ्रॉटलिंग प्रोसेस कहते हैं। इसके 1 पॉइंट और 2 पॉइंट जब हम डिनोट करते हैं, दोनों पॉइंटों पर प्रेशर का अंतर हमें मिलता है, प्रेशर का अंतर हमें मिलेगा तो मतलब वो इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। यस और नो, क्या हो गया, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। तो ये हो गया हमारे लिए इरिवर्सिबल प्रोसेस। अगर मैं देखूं यहां पर एन इंजन वर्किंग बिटवीन द पॉजिटिव टेम्परेचर, देखो इंजन वर्किंग बिटवीन द पॉजिटिव टेम्परेचर। उससे पहले मैं एक बार और बता दूं, थ्रॉटलिंग क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और थ्रॉटलिंग इरिवर्सिबल प्रोसेस के साथ साथ इन दोनों पॉइंटों पर, जैसे हम कहते हैं नैरो रेस्ट्रिक्टेड पैसेज, नैरो रेस्ट्रिक्टेड पैसेज, इससे अगर कोई फ्लो हो रहा है, ये बहुत छोटा पैसेज है, इस पैसेज से अगर कोई फ्लो हो रहा है, नैरो रेस्ट्रिक्टेड पैसेज से अगर फ्लो हो रहा है, तो ये हमारे पास होता थ्रॉटलिंग। हमने कहा इस पॉइंट को 1 और इस पॉइंट को मैंने 2 पॉइंट नाम दिया। P2 जो पॉइंट है उस पर प्रेशर P1 पॉइंट के कंपैरेटिवली कम हो जाता है। प्रेशर का कम होना मतलब एक्सपेंशन हो जाना। तो ये प्रोसेस, थ्रॉटलिंग प्रोसेस एक्सपेंशन प्रोसेस भी होता है। ये क्या होता है, एक्सपेंशन। थ्रॉटलिंग इज इरिवर्सिबल एक्सपेंशन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है सर, एक्सपेंशन प्रोसेस है। तो आंसर आपके पास, अभी यहां पर इरिवर्सिबल पूछा है तो हमने इरिवर्सिबल कर दिया, दिस इज द हाईली इरिवर्सिबल। अगर वो पूछेगा थ्रॉटलिंग क्या एक्सपेंशन है, हमने कहा हाँ, थ्रॉटलिंग प्रोसेस एक्सपेंशन प्रोसेस भी होता है। नेक्स्ट मैं देख रहा हूं, एन इंजन वर्किंग बिटवीन द पॉजिटिव टेम्परेचर। अगर कोई इंजन है वो पॉजिटिव टेम्परेचर पर वर्क कर रहा है तो वो क्या होगा। हमने कहा कैन बी हीट पंप, कैन नॉट बी हीट पंप, मस्ट बी हीट पंप, कैन बी हीट पंप इफ फ्रिक्शनलेस मशीन इज यूज्ड। तो देखो हमने कहा एक अगर कोई सिस्टम है और वो पॉजिटिव टेम्परेचर पर वर्क कर रहा है, दिस इज मस्ट बी ए हीट पंप। तो यह है जरूर एक हीट पंप होगा। क्यों, जो पॉजिटिव टेम्परेचर लिमिट है
इस पर अगर कोई काम करता है तो वो हमेशा हीट पंप होगा। क्या होगा? हीट पंप। अगर कोई नेगेटिव टेम्परेचर लिमिट पर काम करता है तो वो होगा रेफ्रिजरेटर। क्या होगा सर? रेफ्रिजरेटर। तो ध्यान रखें, अगर कोई डिवाइस पॉजिटिव टेम्परेचर लिमिट पर काम कर रही है इट मस्ट बी हीट पंप। मस्ट बी क्या होगा? हीट पंप होगा, जरूर हीट पंप होगा। और नेगेटिव पर काम कर रही है तो इट मस्ट बी रेफ्रिजरेटर। एडिशन ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू ए गैस रिजल्ट इन। अगर कांस्टेंट प्रेशर पर मैं हीट को ऐड करता हूं तो हमें क्या मिलेगा? हमने कहा राइजिंग इट्स टेम्परेचर, राइजिंग इट्स प्रेशर, राइजिंग इट्स वॉल्यूम, राइजिंग टेम्परेचर एंड डूइंग एक्सटर्नल वर्क। ध्यान से देखिए, अगर मैं कांस्टेंट टेम्परेचर पर हीट को ऐड कर रहा हूं, कांस्टेंट प्रेशर पर सॉरी, मेरे पास क्या हो गया? दो कंडीशन हो गई। ये मेरे पास एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ये हमारे पास पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है दोनों। यहां पर ये पिस्टन लगा हुआ है, ये पिस्टन लगा हुआ है। कोई समस्या? मैं यहां नीचे से इसको दे रहा हूं हीट, मैं यहां से हीट दे रहा हूं। ये हो गई कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। चलो मैं इसको मान लेता हूं पहले कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, V बराबर C। कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो इसको आप यहां से रोक दोगे, भाई ये आगे की तरफ नहीं बढ़ सकता। जो अंदर जो भरा हुआ है उसका वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट। जब मैं इसको हीट दूंगा तो ये अंदर जो ये मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं, जो गैस भरी हुई है, जो जो सब्सटेंस भरा हुआ है, उसका टेम्परेचर ही इंक्रीज होगा। उसका टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्या पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा? क्या पिस्टन ऊपर की तरफ नहीं जा सकता, क्योंकि आपने वॉल्यूम कांस्टेंट कर रखा, पिस्टन को फिक्स कर रखा है, पिस्टन ऊपर की तरफ नहीं जा सकता। ठीक है जी। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम में आप हीट दे रहे हो तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। दूसरा है कांस्टेंट प्रेशर। अगर कांस्टेंट प्रेशर में हीट सप्लाई कर रहे हो, जितना यहां पर हीट जाएगा, अब हमने कहा जैसे जैसे यहां पर हीट जाएगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा। यस और नो? भाई टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा, लेकिन प्रेशर इंक्रीज हम कर नहीं सकते, क्योंकि प्रोसेस कौन सी है? कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर। तो जितना प्रेशर इंक्रीज होगा उतना ही मैं इस पिस्टन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले आऊंगा, मतलब ऑटोमेटिक पिस्टन कहां आएगा? ऊपर की तरफ आएगा। तो इसका पहले तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। क्या हुआ? टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, उसके कारण यहां पर ये थोड़ा सा यहां से ऊपर की तरफ चला गया। कौन? पिस्टन। ये पिस्टन थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला गया। पहले तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, और पिस्टन कहां चला गया? ऊपर की तरफ चला गया। पिस्टन का ऊपर या नीचे की तरफ जाना, ऊपर की तरफ जाना है नीचे की तरफ जाना, पिस्टन का मूवमेंट होना, वो वर्क डन को दिखाता है। किसको दिखाता है? वर्क डन को। भाई पिस्टन आगे पीछे की तरफ जाएगा तभी तो हमें वर्क मिलेगा। तो हमने क्या कहा? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में हीट सप्लाई करने पर, जो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर, इन्होंने कांस्टेंट प्रेशर पर पूछा है गैस के लिए, मैंने दोनों प्रोसेस में बताया है। कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट सप्लाई करने पर केवल टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और कांस्टेंट प्रेशर पर हीट सप्लाई करने पर टेम्परेचर के साथ साथ हमें कुछ एक्सटर्नल वर्क भी मिलेगा। यस और नो? क्या मिलेगा? एक्सटर्नल वर्क। कौन? क्योंकि पिस्टन ऊपर की तरफ गया है। तो राइजिंग इट्स टेम्परेचर एंड डूइंग एक्सटर्नल वर्क इज आंसर करेक्ट। राइजिंग इस टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा और थोड़ा सा हमें वर्क भी मिलेगा। चलो हम देख रहे हैं आगे प्रॉब्लम। द प्रॉपर्टी ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस विच इज इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू द हीट सप्लाई और removed in reversible manner is called। हमने कहा प्रॉपर्टी ऑफ वर्किंग सब्सटेंस विच इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू हीट सप्लाई। हीट सप्लाई के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है, घट रहा है, वो कौन सा प्रॉपर्टी होगा? हमने कहा वो होता है एंट्रोपी। एंट्रोपी डेल एस बराबर डेल क्यू अपॉन टी, ये होता है। इफ डेल क्यू इज इंक्रीज देन एंट्रोपी इज इंक्रीज, सॉरी एंट्रोपी क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो इफ डेल क्यू इज डिक्रीज देन एंट्रोपी इज डिक्रीज, यही तो बोल रहा है। कौन सा प्रॉपर्टी है जो इंक्रीज के साथ, इंक्रीज और डिक्रीज के साथ, हीट सप्लाई के इंक्रीज और डिक्रीज के साथ बढ़ता है और घटता है? हमने कहा वो क्या है? एंट्रोपी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एंथैल्पी नहीं, एंट्रोपी इज द आंसर। एंट्रोपी क्या है? जो हीट सप्लाई बढ़ेगी तो एंट्रोपी बढ़ेगा, हीट सप्लाई घटेगी तो एंट्रोपी भी
घटेगा। चलो और हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। आइसेंट्रोपिक फ्लो इज, आइसेंट्रोपिक फ्लो क्या होता है ये हम बहुत एक बार देख चुके हैं। हमने देख चुका है डेल एस बराबर डेल क्यू बटे टी, यस और नो। अब हमने कहा डेल क्यू बटे टी ये अगर जीरो हो जाए, ये जीरो कब क्या होगा, कब होगा जब एडियाबेटिक प्रोसेस होगी। तो ये जब जीरो होगा तो S2 बराबर क्या हो जाएगा S1। तो ये क्या हो गया आइसेंट्रोपिक, यस और नो, क्या हो गया आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो ये आइसेंट्रोपिक जो फ्लो है वो कब होगा, जब प्रोसेस रिवर्सिबल हो और एडियाबेटिक हो। क्योंकि इरिवर्सिबल सिस्टम के लिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल एस बराबर क्या होता है डेल क्यू अपॉन टी प्लस डेल एस जनरेशन, डेल एस जनरेशन। डेल एस जनरेशन की वैल्यू जीरो होगी जब हम क्या रहेंगे रिवर्सिबल रहेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा रिवर्सिबल, रिवर्सिबल एडियाबेटिक फ्लो, दिस इज द करेक्ट आंसर, यस और नो, रिवर्सिबल एडियाबेटिक फ्लो। नेक्स्ट है हमारे पास द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ऑफ ए गैस इज प्रोडक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस। और ये जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ये मॉलिक्यूलर वेट और किसका गुणनफल होता है। हमने कहा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बराबर इस करेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट इनटू मॉलिक्यूलर वेट, यही होता है। दूसरे ही प्रॉब्लम में देखा था, हमने देखा था आर इज इक्वल टू आर यू प्लस मॉलिकुलर वेट, ये देखा था ना। ये तो क्या था करेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, तो करेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट इनटू मॉलिकुलर वेट। तो हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या हो जाएगा करेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट या फिर गैस कांस्टेंट, मतलब ये क्या हो जाएगा इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मॉलिकुलर वेट इनटू गैस कांस्टेंट, यस और नो। आंसर इज अगला करेक्ट। अगर करेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट बोले तो और अच्छा है, गैस कांस्टेंट बोले तो भी ठीक है। आंसर हमारा गैस कांस्टेंट हो जाएगा। हम देख रहे हैं अगला प्रॉब्लम। थर्मल इक्विलिब्रियम बिटवीन टू और मोर बॉडीज इज एग्जिस्ट। थर्मल इक्विलिब्रियम दो या दो से अधिक बॉडीज में एग्जिस्ट करता है व्हेन दे आर। हमने कहा कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, पहले तो ये देखें, हम क्वेश्चन को बाद में देखेंगे। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब साम्यावस्था। इक्विलिब्रियम तीन प्रकार से होता है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में फोर्सेस बैलेंस रहे, थर्मल इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर बैलेंस रहे, और केमिकल इक्विलिब्रियम में कोई किसी प्रकार की रिएक्शन ना हो। इन्होंने क्या पूछा है थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, एक बॉडी दूसरे बॉडी से थर्मल इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। थर्मल का मतलब टेम्परेचर बराबर कांस्टेंट, ये इन्होंने पूछा है, ठीक है सर। ये थर्मल इक्विलिब्रियम बिटवीन टू और मोर बॉडीज व्हेन दे आर ब्रॉट टुगेदर देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, यही तो होगा, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, आंसर इज सी। हमने कहा तीन प्रकार का इक्विलिब्रियम होता है, मैकेनिकल, थर्मल एंड केमिकल। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में फोर्सेस बैलेंस रहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम में कोई रिएक्शन नहीं होती, और थर्मल इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर बैलेंस रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर ऑफ गैस इज प्रोड्यूस ड्यू टू, गैस में जो टेम्परेचर हमें मिलता है वो किसके कारण होता है। हमने कहा इट्स हीटिंग वैल्यू, नहीं, इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जो गैसेस के अंदर जो टेम्परेचर होता है, गैसेस जो गर्म हो रही हैं वो हो रहा है काइनेटिक एनर्जी के कारण, मॉलिक्यूल्स का जो काइनेटिक एनर्जी है उसके कारण गैसेस क्या हो रही हैं गर्म होती हैं, उनका टेम्परेचर, उनको टेम्परेचर मिलता है। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ फॉर ए परफेक्ट गैस के लिए बॉयल्स लॉ क्या होता है, बॉयल्स लॉ क्या होता है उसको देख लीजिए। बॉयल्स लॉ होता है जब टेम्परेचर बराबर कांस्टेंट हो उस समय उस लॉ को हम परफेक्ट गैस के लिए बॉयल्स लॉ बोलेंगे। पीबी बराबर एम आर टी, पीबी बराबर क्या होता है एम आर टी, यस और नो। जब टेम्परेचर क्या रहे कांस्टेंट तो पी वी बराबर एम आर टी, ध्यान से समझो। एम क्या है मास, मास खुद कांस्टेंट है, आर क्या है गैस कांस्टेंट, और टी क्या है टेम्परेचर कांस्टेंट। कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा कांस्टेंट, तो पी बी बराबर कांस्टेंट, तो पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। तो पी वन अपॉन पी टू बराबर बी टू अपॉन बी वन, यही होगा। तो देखो
P1 अपॉन P2 बराबर B2 अपॉन B1, T इज केप्ट कांस्टेंट। ये क्या हो जाएगा, ये कौन सा लॉ हो जाएगा, बॉयल्स लॉ। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो गेलुसाक लॉ, अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो ये हो जाएगा चार्ल्स लॉ। प्रेशर कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा, चार्ल्स लॉ। कोई समस्या? नेक्स्ट देखते हैं, द डोर ऑफ ए रनिंग रेफ्रिजरेटर इनसाइड ए रूम was left open, which of the following statement is correct? इन्होंने कहा है अगर कोई रेफ्रिजरेटर कमरे के अंदर रखा हुआ उसका डोर ओपन रहे तो कमरे में क्या इफेक्ट होगा। लेमैन, अगर इसको लेमैन से किसी साधारण आदमी से आप पूछोगे, कोई इंजीनियर नहीं है उससे पूछोगे, तो वो बताएगा कि कमरा ठंडा हो जाएगा। भैया ये चीजों को ठंडा कर रहा है तो कमरा भी ठंडा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, कमरा धीरे धीरे गर्म होने लगेगा। क्यों गर्म होने लगेगा? क्योंकि जो रेफ्रिजरेटर है उसके पीछे कंडेंसर लगा हुआ होता है। कंडेंसर हीट रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में, और उसका एटमॉस्फेयर कौन है, कमरा ही। अब जैसे कमरे में कमरे में अगर फ्रिज रखा हुआ है, अगर कमरे का हम टेम्परेचर, फ्रिज बंद है तो टेम्परेचर देखेंगे तो धीरे धीरे कमरे का टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, क्योंकि कंडेंसर से हीट रिलीज होती है। लेकिन इन्होंने पूछा है कि फ्रिज का गेट आपने खोल दिया है, फ्रिज का गेट खोल दिया है, तो आपके दिमाग में यही आएगा कि सर फ्रिज का गेट खोलेगा तो ठंडी हवा कहाँ जाएगी, कमरे के अंदर जाएगी। हमने कहा ठीक है, लेकिन अब हो क्या गया है वो समझिए। फ्रिज में एक स्टोरेज स्पेस होता है जिसको वो ठंडा करता है। फ्रिज में आपने कोल्ड ड्रिंक रखा हुआ है, कुछ सब्जियां रखी हुई हैं, कुछ फल रखे हुए हैं, उन सबको ठंडा कर रहा है। उसका ठंडा करने का मीनिंग क्या होता है, उसमें से जो हीट है उसको रिलीज करके बाहर की तरफ फेंक रहा है। बाहर की तरफ कौन फेंकेगा, कंडेंसर। कंडेंसर से हीट बाहर की तरफ जाएगी। ठीक है जी, कंडेंसर से हीट कहाँ जा रही है, बाहर की तरफ जा रही है। लेकिन अब आपने फ्रिज का गेट खोल दिया है, अगर आप फ्रिज का गेट खोल दोगे तो उसका स्टोरेज स्पेस जो फल सब्जी और जो कोल्ड ड्रिंक या फिर पानी की बोतल रखी थी वो ना रहकर पूरा कमरा हो गया। अब फ्रिज चाहता है, फ्रिज का स्टोरेज स्पेस क्या हो गया, पूरा कमरा। फ्रिज पूरे कमरे को ठंडा करना चाहता है, लेकिन फ्रिज उतना ही तेजी से काम करने लगेगा। फ्रिज कमरे की हीट को कमरे की हीट को खींचकर बाहर की तरफ फेंकेगा। ऑब्वियसली हम जानते हैं हीट का जो ट्रांसफर होता है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है, तो कंडेंसर कॉइल का टेम्परेचर बढ़ेगा, और कंडेंसर कॉइल का टेम्परेचर बढ़ने के बाद वो कमरे में हीट को रिलीज करेगा। तो जितना ज्यादा वो कमरे से हीट ले रहा है ना, उससे ज्यादा कमरे में हीट छोड़ रहा है, इसलिए कमरे का टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होने लग जाता है। तो पॉइंट टू बी नोटेड, अगर आपके घर में कमरे में कोई रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है और उसका दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का टेम्परेचर गर्म होगा, कमरा धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा गर्म होने लग जाएगा। ठीक है, अगर इस रेफ्रिजरेटर को आप ऐसे रख दो कि गेट पे रख दिया या फिर दीवार तोड़ के रख दिया कि उसका जो कंडेंसर वाला पोर्शन है वो बाहर की तरफ है, कंडेंसर वाला पोर्शन बाहर की तरफ है, मतलब एटमॉस्फेयर में है, कमरे में उसका गेट खुलता है बस। अब उसका गेट खोलोगे तो कमरा ठंडा होगा, लेकिन कंडेंसर क्या है, बाहर था। अब वो विंडो एयर कंडीशनिंग की तरह काम करेगा। लेकिन अगर आप कमरे में ही रखा हुआ है और कमरे में ही उसका गेट खोलते हो तो कमरा धीरे धीरे क्या होगा, गर्म होगा। रूम विल बी ग्रेजुअली वार्म अप, गर्म, कमरा धीरे धीरे क्या होने लगेगा, गर्म होने लग जाता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, फॉलोइंग रिलेशन इज डिफाइंड द गिव्स फ्री एनर्जी। जी, निम्न में से कौन सा रिलेशन गिव्स फ्री एनर्जी को दिखाता है। देखो, गिव्स फ्री एनर्जी ये रहा, G इज इक्वल टू H माइनस टी नॉट एस इज द गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स। और G इज इक्वल, देखो ये नहीं होगा क्योंकि प्लस है, G इज इक्वल टू U माइनस, ये नहीं होगा, G इज इक्वल टू U माइनस टी एस, ये हो जाएगा हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन। अगर हेल्महोल्ट्ज़ गिव्स फंक्शन, ठीक है जी। अगर आपसे पूछा हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन कौन सा है, U माइनस टी एस। अगर गिव्स पूछा है तो ये वाला आंसर हो जाएगा U माइनस यू H माइनस टी एस, G बराबर H माइनस टी एस। ठीक है, नेक्स्ट मैं देख रहा हूं, विच ऑफ फॉलोइंग लॉ इज एप्लीकेबल फॉर द बिहेवियर ऑफ ए परफेक्ट गैस। परफेक्ट गैस के बिहेवियर को दिखाने के लिए कौन कौन से लॉ एप्लीकेबल होते हैं। हमने कहा ये जो सामने आपको लॉ दिख रहे हैं, दीज ऑल लॉज आर एप्लीकेबल फॉर द बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस। ये देखो, बॉयल्स लॉ हमें पढ़ा है, परफेक्ट गैस का है। चार्ल्स लॉ अभी देखा है, और गेलुसाक लॉ जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो ये हमारे पास अलग अलग लॉ हैं, तो ये आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ
ऑल ऑफ करेक्ट, यस और नो, सभी ऑप्शंस क्या हैं, करेक्ट हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्लोज सिस्टम इज वन विच, ये क्वेश्चन आपने अभी देखा था, स्टार्टिंग का क्वेश्चन यही था, इसको मैंने दोबारा लाया है। उस क्वेश्चन में हमने सिंपल आइसोलेटेड सिस्टम के लिए पूछा था, आप क्लोज सिस्टम के लिए पूछ रहे हैं। क्लोज सिस्टम क्या होगा, आप खुद बताओ। जिस सिस्टम में ना तो मास ट्रांसफर होगा, सॉरी, जिस सिस्टम में मास ट्रांसफर नहीं होगा, एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है। हमने कहा मास ट्रांसफर, मास डज नॉट क्रॉस बाउंड्रीज इफ ऑफ द सिस्टम थ्रू एनर्जी में डू सो। हमने कहा ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है और मास ट्रांसफर नहीं होगा, दिस इज द क्लोज सिस्टम, ये देखे थे ना स्टार्टिंग में। नेक्स्ट हम देख रहे हैं चेंज इन एंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम इज द हीट सप्लाइड एट, चेंज इन एंथैल्पी क्या होता है, डी एच इज इक्वल टू एम सी पी डेल्टी, ध्यान से समझ लेना, और एक है डी यू इज इक्वल टू एम सी बी डेल्टी, ध्यान से समझ लेना, ये है एंथैल्पी और ये है इंटरनल एनर्जी। ठीक है सर, इंटरनल, पहले एंथैल्पी की बात कर लें जो क्वेश्चन पूछा। एंथैल्पी में आ रहा है सीपी, अगर सीपी आता है, ये है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, स्पेसिफिक हीट एट पी बराबर सी, और ये है स्पेसिफिक हीट एट वॉल्यूम बराबर सी। अगर आपसे पूछे, जैसे यहां पर पूछा है, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम इज द हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर का स्पेसिफिक हीट है। अगर ये यहां से पूछे इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ठीक है, ये अंडरस्टूड है, ये इसके फॉर्मूले हैं, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट वॉल्यूम पर और एंथैल्पी कांस्टेंट प्रेशर पर। आंसर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉब्लम। एन आइडियल गैस एट 27 डिग्री इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर till its volume become 3 times the room temperature of gas will be। इन्होंने क्या कहा है, एन आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसका टेम्परेचर कितना है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, T1 बराबर कितना है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यस और नो। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पर, हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पर हम हीट कर रहे हैं, इट्स वॉल्यूम इज 3 टाइम, मतलब B2 इज 3B1, और B1 वॉल्यूम क्या है, B1 है, B1 वॉल्यूम क्या है, B1 है। जैसे ऐसे मैं लिख देता हूं कि V1 जो वॉल्यूम है वो है V, और B2 वॉल्यूम है वो क्या होगा, 3B हो गया, तीन गुना हो गया है, तो इसका टेम्परेचर T2 आप याद करो, टेम्परेचर T2। ध्यान से समझ लीजिए, ऐसा क्वेश्चन अभी हमने देखा है, जब हम किसको देख रहे थे, अलग अलग लॉज देख रहे थे। अलग अलग लॉज में मैं कहूं पीवी बराबर एमआरटी, ये तो हो गया आइडियल गैस। अब इन्होंने कहा कांस्टेंट प्रेशर है, तो प्रेशर बराबर क्या हो गया, कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट हो गया, तो बी बराबर एम आर अपॉन पी इंटू टी। अब भैया हमने कहा है कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, m क्या है, मास कांस्टेंट, r क्या है, गैस कांस्टेंट, p क्या है, कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो यहां से आपके पास क्या हो गया, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, B2 अपॉन B1 बराबर T2 अपॉन T1, ये होगा ना, B2 अपॉन B1 बराबर T2 अपॉन T1। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। तो B2 कितना है, 3B, और B1 कितना है, B, और T2 कितना है पूछा है, और T1 कितना है, T1 कितना है, 300। 300 मतलब यहां से देखो 227 प्लस 273 बराबर 300 केल्विन। बी ऑलवेज यूज टेम्परेचर इन केल्विन, केल्विन में यूज करना है। तो T2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 इंटू 300 बराबर 900 केल्विन। ऑप्शन है क्या, ध्यान से देखो, हमने कहा सर 900 है, बस यहां पर यही गड़बड़ी होगी, क्योंकि आपके पहली नजर में 900 मिलेगा, 900 मार दोगे, लेकिन 900 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप क्या करोगे, T2 बराबर 900 माइनस 273 बराबर 273 बराबर 627 डिग्री सेंटीग्रेड। आंसर क्या हो जाएगा, सी, 627 डिग्री सेंटीग्रेड। आंसर डिग्री सेंटीग्रेड में पूछा है, केल्विन में नहीं।
ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, निम्न में से कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझें। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? दो प्रकार की प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, यस और नो, और दूसरा होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या हैं और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को आप ध्यान रखें इन, क्या ध्यान रखें? इन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑन मास। जो प्रॉपर्टीज मास पर डिपेंड नहीं करती हैं वो होती हैं इंटेंसिव, जो प्रॉपर्टी मास पर डिपेंड करती हैं वो क्या होती है? एक्सटेंसिव। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो मास पर डिपेंड कर रही है और कौन सी प्रॉपर्टी जो मास पर डिपेंड नहीं कर रही है? ध्यान से समझने की कोशिश करें कैसे मास पर डिपेंड करती है। जैसे मेरे पास ये कमरा है, इस कमरे का मास है m, वॉल्यूम है b और डेंसिटी है रो। ठीक है सर, इस कमरे को मैंने दो भागों में बांट दिया। इसका मास क्या हो गया? m/2, मास हो गया m/2। वॉल्यूम क्या हो गया? b/2, वॉल्यूम हो गया b/2। जब मास आधा हुआ है तो इसका वॉल्यूम भी आधा हो गया, तो ये मास पर डिपेंड कर रहा है ना वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब डिपेंड कर रहा है मास पर। अगर ये मास पर डिपेंड नहीं करता तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता ना, सॉरी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता ना। ये मास पर डिपेंड कर रहा है तो क्या हो गया? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब हम डेंसिटी को देखते हैं। डेंसिटी पहले क्या था? डेंसिटी पहले क्या था? डेंसिटी बराबर पहले क्या था? मास अपॉन वॉल्यूम। अब क्या है वो देखिए। अब क्या हो जाएगा? यहां पर इस कमरे का डेंसिटी कितना हो जाएगा? हमने कहा आधा होगा, m/2 और b/2। जब मास आधा हुआ तो वॉल्यूम भी आधा हुआ। डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑन मास, डेंसिटी मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है। दैट्स व्हाई डेंसिटी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, नॉट ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। हमने कहा डेंसिटी इज द इंटेंसिव, डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटरनल एनर्जी इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एंथैल्पी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, entropy is the extensive property. Yes or no? These properties are dependent on mass, but density is independent on mass. So density is the density. Which one following is not a एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? इनमें से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है? वो कौन सी है? डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि डेंसिटी की वैल्यू मास पर डिपेंड नहीं करे। मास आधा हो गया फिर भी डेंसिटी क्या है? कांस्टेंट है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, while working between temperature 150 and 300 Kelvin, the entropy change experienced by Carnot engine doing heat addition is 1 kilojoule per kg. The work produced kilojoule by the engine is, देखो ये क्या बोल रहे हैं। एक कोई इंजन है जो वर्क कर रहा है 300 से और 150 300 से 150 डिग्री से केल्विन के बीच में। एंट्रोपी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, जिसमें हीट एडिशन जो हमने किया है वो है, जो एंट्रोपी के साथ जो हीट एडिशन किया है वो है 1 किलोजूल पर केजी, मतलब एंट्रोपी दिया है, मतलब डेल क्यू अपॉन टी दिया है। किलोजूल पर केजी का मतलब डेल क्यू अपॉन टी दिया है। तो वर्क प्रोड्यूस्ड इन किलोजूल, इससे वर्क प्रोड्यूस कितना होगा? देखो ध्यान से समझें, ये टेम्परेचर है, यहां पर टेम्परेचर की लिमिट है, टेम्परेचर की लिमिट आपको दी हुई है, ये है 300 केल्विन और ये क्या है? 150 केल्विन। ध्यान से समझना, यहां पर आपको क्या दिया हुआ है? डेल क्यू बटे टी, मतलब यहां पर आपको क्या है? ये है Q1 और ये है Q2, यहां से W है, W क्या हो जाएगा? Q1 माइनस Q2, यही है ना। तो इन्होंने पूछा क्या है? वर्क प्रोड्यूस्ड, वर्क पूछा है। तो मैं अगर यहां से देखूं, गिवन क्या है? गिवन देखो, ये T1 दिया है और T2 दिया है, और क्या दिया है गिवन में? और दिया है इन्होंने एंट्रोपी का चेंज, मतलब डेल क्यू अपॉन टी बराबर 1 किलो जूल पर केजी, सॉरी 1 किलो जूल कैल्विन, 1 किलो जूल कैल्विन, 1 किलो जूल कैल्विन। तो डेल क्यू बराबर कहां पर है? ये एंट्रोपी चेंज एक्सपीरियंस बाय द कार्नोट साइकिल ड्यूरिंग द हीट एडिशन, हीट एडिशन के दौरान, मतलब यहां पर क्या दिया है ये। तो इसको मैं क्या लिख दूं? Q1 अपॉन T1, टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 300 बराबर 1, तो Q1 बराबर कितना हो गया? 300 किलो जूल। तो Q1 बराबर क्या हो गया? 300 किलो जूल।
अब मुझे Q2 और मिल जाए तो मैं वर्क डन निकाल दूंगा, Q2 मिल जाए तो मैं वर्क डन निकाल दूंगा। तो Q2 कैसे मिलेगा मुझे? देखो, हम जानते हैं एफिशिएंसी बराबर कार्नोट साइकिल के लिए टी हायर माइनस टी लोअर अपॉन टी हायर। मैंने पहले ही बोला था यही फॉर्मूला है जो आपको सब कुछ निकाल के देगा। तो ये क्या हो जाएगा? क्यू हायर माइनस क्यू लोअर अपॉन क्यू हायर। तो क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा आपको? देखो, इससे भी निकाल सकते हैं, दूसरे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। ये कितना होगा? 300 माइनस 150 बटे 300 बटे 300 बराबर 300 माइनस क्यू एल अपॉन 300। यही हुआ। तो आपके पास कितना हुआ? 150 बटे 300 बराबर 300 माइनस क्यू एल अपॉन 300। तो ये हो गया 300 माइनस क्यू एल बराबर 300 इंटू 0.5 बराबर क्यू एल बराबर हो गया 300 माइनस 150 बराबर 150। भाई इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 150 आएगा। 150 300 में से घटाएंगे तो 150 बचेगा। तो Q2 बराबर कितना हो गया? 150। तो आपके पास वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन बराबर हो गया 300 माइनस 150 बराबर 150 किलो जूल। 150 किलो जूल आंसर है क्या? ये रहा आंसर, 150 किलो जूल। कोई समस्या? इसको दूसरे तरीके से और कर सकते हैं। ये सिंपल, ये तो हमने किया हुआ है इसलिए इससे कर दिया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि एफिशिएंसी बराबर टी एच माइनस टी एल अपॉन टी एच बराबर वर्क डन अपॉन हीट एडिशन। ये हो गया ना? तो टी एच कितना है? 300 माइनस 150 बटे 300। वर्क डन इन्होंने पूछा है, हीट एडिशन क्या है? Q1 कितना हो गया? 300। ये हो गया 300। तो वर्क डन बराबर कितना हो गया? 300 इंटू 0.5 बराबर 150 किलो जूल। कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आ रहा है। कोई प्रॉब्लम? दोनों से आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। ठीक है, दोबारा मैं बता दूं, यही फॉर्मूला है जिससे आपके न्यूमेरिकल होंगे जो थर्मोडायनेमिक्स से पूछे जाएंगे। सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। नेक्स्ट मैं देख रहा हूं, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। बहुत सिंपल है, ध्यान से समझना। ए रिवर्सिबल इंजन ऑपरेट बिटवीन द टेम्परेचर T1 एंड T2। टेम्परेचर T1 और T2 पर रिवर्सिबल इंजन काम कर रहा है। रिजेक्ट बाई इट्स इंजन एक्ट reject by this engine act input for the another reversible engine at temperature T2 which reject to a reservoir at temperature T3. What is the relation between the T1, T2 and T3? इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें। इस क्वेश्चन में एक थोड़ी सी कमी है। इस क्वेश्चन में ये देना चाहिए था कि देखो, इस क्वेश्चन को पहले समझ, मैं बताता हूं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है एक रिजर्वायर है, एक इंजन है जो T1 से T2 की तरफ काम कर रहा है। कहां कर रहा है? T1 से T2 की तरफ काम कर रहा है। दूसरा इंजन T2 से T3 की तरफ काम कर रहा है। यहां से वर्क मिलेगा और यहां से वर्क मिलेगा। यस और नो? T2 से T3, ये इसका यहां से ये हायर टेम्परेचर, ये इसका लोअर टेम्परेचर, और ये इस इंजन का हायर टेम्परेचर, T3 इसका लोअर टेम्परेचर। तो बताओ इनके बीच में T1, T2, T3 के बीच में रिलेशन क्या है? यहां से दो रिलेशन बनते हैं। नंबर वन, इस क्वेश्चन में गलती है, मैं इस क्वेश्चन की गलती को बता रहा हूं। इसमें दो रिलेशन बनते हैं। यदि इफ वर्क डन इज सेम, दूसरा बनता है इफ एफिशिएंसी इज सेम। तो आप बताओ किसको बोलें? हम यहां से पूछ लेते हैं इफ एफिशिएंसीज इज सेम, ये पूछ लेते हैं। ठीक है, कर हम दोनों को लेंगे यहां से। अगर एफिशिएंसी सेम है, इसको सॉल्व करते हैं। अगर एफिशिएंसी सेम है तो क्या होगा? एफिशिएंसी 1 बराबर एफिशिएंसी 2, इसको मैं 1 बोल देता हूं इंजन, इसको मैं 2 बोल देता हूं। ये क्या हो जाएगा? T1 माइनस T2 अपॉन T1, ये हो गया ना? ये क्या होगा? T2 माइनस T3 अपॉन T2 अपॉन T2। तो मेरे पास क्या हो गया सर? मेरे पास क्या हो गया? 1 माइनस T2 अपॉन T1, 1 माइनस T3 अपॉन T2। तो ये हो गया, ये कैंसल। तो T2 स्क्वायर बराबर T1 इंटू T3। तो T2 बराबर रूट T1 इंटू T3। आंसर देख लीजिए है क्या? ये रहा,
ये रहा आपका। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, वर्क डन इज सेम। जब वर्क डन सेम होगा तो वर्क डन फर्स्ट बराबर वर्क डन सेकंड। वर्क डन क्या हो जाएगा, फर्स्ट का हो जाएगा T1 माइनस T2, सेकंड का क्या हो जाएगा T2 माइनस T3। तो ये हो गया T1 माइनस T2 बराबर T2 माइनस T3। तो 2T2 बराबर T1 प्लस T3 और T2 बराबर T1 प्लस T3 बाई 2। ये आपका आंसर हो गया। अगर आपका वर्क डन सेम है तो आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। अगर एफिशिएंसी सेम है तो ये वाला हो गया। ठीक है, अभी तो रिलेशन पूछ लिया। अब अगले स्टेप में एग्जामिनर क्या करेगा, यहां टेम्परेचर का लिमिट दे दिया, इसको पूछ लिया। ठीक है, यहां टेम्परेचर का लिमिट दे दिया, इसको पूछ लिया। आपसे यहां दो टेम्परेचर का लिमिट दे देगा, T1 और T2, T1 और T3 और T2 को पूछ लेगा जब एफिशिएंसी सेम है, वर्क डन सेम है। ठीक है, इस तरह से प्रॉब्लम पूछा जाता है। नेक्स्ट मैं प्रॉब्लम देख रहा हूं, एक कारनोट पंप वर्क बिटवीन द टेम्परेचर लिमिट 277 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड, सीओपी निकालो। तो T1 टेम्परेचर कितना दिया है, मतलब T हायर 277 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 277 प्लस 273 बराबर कितना हो जाएगा 550 केल्विन। और T लोअर कितना दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 227 प्लस 273 कितना हो जाएगा ये 0 300 केल्विन। ठीक है, कितना हो गया है 300 केल्विन। तो आप क्या निकालो, सीओपी, सीओपी ऑफ पंप। पंप की जो सीओपी होती है वो क्या होगी, टी हायर अपॉन टी हायर माइनस टी लोअर। ध्यान से समझ लेना, सीओपी समझ लीजिए। सीओपी दो प्रकार से हम निकालते हैं, एक तो रेफ्रिजरेटर की और सीओपी ऑफ हीट पंप की। हीट पंप की सीओपी और रेफ्रिजरेटर की सीओपी क्या होती है, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। डिजायर्ड इफेक्ट मतलब रेफ्रिजरेटर का डिजायर्ड इफेक्ट क्या होता है, लोअर टेम्परेचर मेंटेन करना, तो टी एल, तो टी एच माइनस टी एल। और सीओ हीट पंप का क्या होता है डिजायर्ड इफेक्ट, हायर टेम्परेचर को मेंटेन करना, तो यहाँ पर हायर टेम्परेचर आ जाएगा। तो हायर टेम्परेचर कितना है 550 बटे 550 माइनस 300। तो ये आपके पास कितना हो गया 550 बटे 250, इतना ही बचा 250। तो ये होगा 2 से ज्यादा, ऑप्शन में कोई 2 से ज्यादा है, 2.2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, 2.2 आपका आंसर हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम, सीओपी ध्यान से समझ लीजिए, सीओपी का यही प्रॉब्लम बनता है, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, सीओपी ऑफ हीट पंप। हीट पंप की सीओपी होती है हायर टेम्परेचर अपॉन लोअर टेम्परेचर, और रेफ्रिजरेटर की सीओपी होती है हायर टेम्परेचर अपॉन वर्क इनपुट और लोअर टेम्परेचर अपॉन वर्क इनपुट किसका, रेफ्रिजरेटर। अगर ये रेफ्रिजरेटर का सीओपी पूछेगा, अगर इसने पूछ लिया सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर इसी क्वेश्चन में, तो ये क्या हो जाएगा टी लोअर अपॉन टी हायर माइनस टी लोअर। टी लोअर कितना है 300 अपॉन 300 550 अपॉन 550 माइनस 200, 550 माइनस 300, 550 माइनस 300, तो ये कितना हो गया 300 अपॉन 250। तो ये आंसर कितना हो जाएगा 300 भाग 250, तो 1.2। तो आपको ऑप्शन 1.2 भी दे रखा है ना, तो ये भी गलती नहीं करना है। 1.2 क्या होगा जब रेफ्रिजरेटर का पूछ रहा है, क्योंकि स्टूडेंट गलती करेगा, इसलिए ऑप्शन में एग्जामिनर ने पहले ही रख रखा 1.2। ठीक है, अगर रेफ्रिजरेटर का पूछा है तो 1.2 आएगा, हीट पंप का पूछा है तो 2.2 आएगा। कोई समस्या? नेक्स्ट में प्रॉब्लम अगर देखूं तो ये क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। ये प्रॉब्लम भी बहुत पूछी जाती है, बहुत सिंपल है लेकिन समझना है। ये बोल रहे हैं द वर्क डन बाय ए सिस्टम इज 45 किलो जूल if the internal energy of the system is decreased by 15 किलो जूल, what is the heat received by the system। हमने कहा वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम वर्क कर रहा है 45, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज, डिक्रीज हो रही मतलब माइनस हो गया,
तो डेल क्यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से करूं, डेल क्यू प्लस डेल डब्ल्यू, डी यू प्लस डेल क्यू बराबर डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। डेल क्यू इन्होंने पूछा है, इंटरनल एनर्जीज डिक्रीज 15 मतलब -15 प्लस, और ये क्या हो जाएगा 45 दिया है ना, तो ये कितना हो गया 30 किलो जूल। तो 30 है प्लस प्लस 30, ठीक है जी, प्लस 30। ध्यान से समझ लीजिए, वर्क कम हो रहा है तो माइनस हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी कम हो रही है तो माइनस हो जाएगा, दोनों अगर बढ़ रहे हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो डेल क्यू बराबर डी यू प्लस डेल डब्ल्यू से होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देख रहा हूं, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, which of the following is incorrect for the reversible adiabatic process। रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए कौन सा इनकरेक्ट है? हमने कहा रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस हमने कई बार देख लिया, एंट्रोपी का चेंज कांस्टेंट रहता है, बिल्कुल ठीक है। एंट्रोपी का चेंज जीरो है तो एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी, बिल्कुल सी ठीक है। रिवर्सिबल एडियाबेटिक है तो हीट ट्रांसफर क्या रहेगा, जीरो, हीट ट्रांसफर का चेंज भी जीरो होगा। क्यू इज नॉट कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट क्यों नहीं होगा, क्यू भी तो कांस्टेंट होगा, तो ये हमारा इनकरेक्ट आंसर हो गया। ये इन्होंने इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट हो गया, आंसर हो क्या हो गया, डी हो गया। इन्होंने पूछा है रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। हमने कहा रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए डी एस बराबर डेल क्यू अपॉन टी। देखो ये क्या होगा, डी एस बराबर जीरो भैया, क्योंकि ये जीरो है, ठीक है, डी एस बराबर जीरो है तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया तो एस कांस्टेंट हो गया, डेल क्यू बराबर जीरो हो गया, डेल क्यू बराबर जीरो तो क्यू कांस्टेंट क्यों नहीं है, क्यू तो कांस्टेंट रहेगा, ना हीट आ रही है ना हीट जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देख रहे हैं, द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पीबी डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड बाय द फिगर। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को पीबी डायग्राम में किस फिगर से रिप्रेजेंट किया जाएगा? इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए, पी की पावर एन। देखो यहां पर दिया हुआ है पी की पावर एन बराबर सी, यहां पर है पी बराबर सी, तो पी की पावर एन ही तो होता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में, आंसर हो गया पी की पावर एन बराबर सी, ठीक है। नेक्स्ट मैं देख रहा हूं, इफ ए कार्नोट इंजन रिजेक्ट हाफ ऑफ द हीट ऑब्जर्व फ्रॉम द रिजर्वायर हीट सोर्स, मतलब एक कोई आपका कार्नोट इंजन है जो जितना हीट ले रहा है उसका आधा रिजेक्ट कर देता है, उसके आधे को क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन? इस कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी क्या होगी, पहले तो हम फॉर्मूले से समझते हैं फिर बेसिक से समझेंगे। देखो हमने कहा कि ये मेरे पास है T1 और ये है हमारे पास T2, ध्यान से समझो, ये ले रहा है Q हीट और यहां से रिजेक्ट कर देता है Q/2, ठीक है जी। बताओ इसका एफिशिएंसी कितना होगा? तो हमने कहा एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज क्यू एच माइनस क्यू एल अपॉन क्यू एच, यही है भैया। क्यू एच कितना है क्यू, क्यू एल कितना है Q/2, और ये क्या हो गया क्यू, यस और नो? तो ये हो गया 1 - 1/2 अपॉन क्यू, और ऊपर भी क्यू का आ गया कॉमन, क्यू से क्यू कट गया, दिस इज 0.5, तो आधी हो गया ना एफिशिएंसी भैया। जितना हम ले रहे हैं उसका आधा हम रिजेक्ट कर रहे हैं तो आधा ही बचेगा ना, तो ये रहा आधा आंसर। फॉर्मूले से भी क्या रहा आधा, और वैसे भी क्या आएगा आधा, कोई समस्या? जितना मैं हीट ले रहा हूं, जितना मैं कुछ खाने को ले रहा हूं उसका आधा रिजेक्ट कर रहा है तो आधा ही तो हमारे काम आएगा, आधा ही हमारी एफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट फॉर ए कंप्लीट क्लोज सिस्टम क्लोज साइकिल प्रोसेस। निम्न में से कौन सी प्रोसेस कंप्लीट क्लोज साइकिल के लिए करेक्ट होगी? अगर कायदे से देखूं तो इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है, लेकिन आंसर तो इन चारों में से करना है, क्योंकि कंप्लीट साइकिल के लिए करेक्ट क्या होता है, समीशन ऑफ हीट ट्रांसफर बराबर समीशन ऑफ वर्क डन। मतलब क्या होगा, जैसे तीन प्रोसेस है Q1 Q2 Q3 बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3 होगा, तो समीशन ऑफ या फिर साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल डब्ल्यू बराबर साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू, ये होगा समीशन ऑफ डेल क्यू बराबर डेल डब्ल्यू होगा, यस और नो? यहां पर लेकिन इन्होंने क्यू बराबर डब्ल्यू दे रहा है तो आंसर हमें ये करना पड़ेगा, लेकिन कायदे से देखा जाए तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए समीशन या फिर साइक्लिक इंटीग्रल आना चाहिए, यस और नो? तो आंसर हम क्या करेंगे, डब्ल्यू बराबर क्यू, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में ये होना चाहिए था समीशन ऑफ क्यू बराबर समीशन ऑफ डब्ल्यू,
यस और नो, तब ये और अच्छा आंसर होता और करेक्ट होता। लेकिन ऑप्शन में डब्ल्यू बराबर क्यू है तो डब्ल्यू बराबर क्यू करना पड़ेगा, क्या करें। ठीक है, ये जो हमने क्वेश्चंस देखे हैं ये हैं थर्मोडायनेमिक्स के प्रॉब्लम। ये क्वेश्चंस बहुत मेहनत से बनाए हैं, बहुत मेहनत से चूज किए हैं, जो डीडीए एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होने वाले हैं। तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदा होगा। तो आप लगातार पढ़ाई को करते रहें, और भी सब्जेक्ट हैं सभी के वीडियोस को देखते रहें, और लगातार अपनी स्टडी पर फोकस बनाए रखें। जितना इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियर पर ध्यान देगा, और जितना मैकेनिकल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पर ध्यान देगा, उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि दोनों ही चीज आने वाली हैं आपके एग्जाम में। थैंक यू।